नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए, अच्छे से सारी चीज़ें करते रहिए बेहतर ढंग से और हर एक बच्चे तक पहुंचाइए। भाई अगर आप पढ़ा ही रहे हैं अपन, तो ये सब बच्चों तक को बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आप अपने मन से सोचिए एक बार। तो अगर आपके बताने से, आपके इधर उधर चीज़ों को शेयर करने से अगर एक भी बच्चे का बेनिफिट होगा तो आपको दुआ देगा वो बच्चा। इसलिए बच्चों हर बच्चे तक पहुँचाइए इस चीज़ को। और ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो मुझे भी ज़्यादा एनर्जी आएगी और ज़्यादा एनर्जी आएगी तो ज़्यादा काम करेंगे, सीधा सा काम है। इसलिए पहुंचाइए हर एक बच्चे। अब देखिए, पिछली क्लासेस में हम न्यूमेरिकल्स किए थे क्या? न्यूमेरिकल्स किए थे। न्यूमेरिकल्स के बाद देखो अब आगे कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। तो सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिए और देखिए। देखो ये है कि मेरा ये मानना है क्वांटम में पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए भी। क्वेश्चन लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिए। क्वांटम बहुत समझने की चीज़ है, आसान चीज़ है अगर समझ के चलोगे। अगले चैप्टर में देखना जैसे लगेगा कि मैथ के डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो रही हैं, बाउंड्री लेयर प्रॉब्लम, एमएससी परिवेश में आती हैं वो चीज़ें, मैथमेटिक्स में भी आती हैं वो चीज़ें। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए क्वेश्चन लिखिए। एक एक्स किरण पुंज एक मुक्त स्थिर इलेक्ट्रॉन द्वारा 45 डिग्री कोण पर परिकिर्णित होकर 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 0.024 एंगस्ट्रॉम 0.04 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का किरण पुंज होता है। आपतित एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। आपतित एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। लिखा सबने? इंग्लिश में लिखिए। एक्सरे बीम incidenting on a free electron X-ray beam incidenting on a free stable electron with angle 45 degree. A X-ray beam ऐसे लिखना, a X-ray beam incidenting on a free stable electron and scattering with 45 degree angle of a beam with wavelength 0.024 angstrom 0.024 angstrom. Then find wavelength of incidenting X-ray. 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 देखिए बच्चों क्या है इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर देखें इसके
देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इधर मत देखो, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ बताता हूँ। ये है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन स्थिर, ठीक है, ये एक्सरे आई, इस पे टकराई, टकरा के ये तो इसका मेन एक्सिस है, यहाँ से प्रकीर्णित हो गई 45 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ से आई, इस पे टकराई, टकराने के बाद प्रकीर्णित स्कैटरिंग हो गई। इसका जो लेमडा है, इधर जो लेमडा होता है इसको लेमडा डैश कहते हैं, और ये हो गया 0.024 एंगस्ट्रॉम है, और ये एंगल जिसको हम फाई कहते हैं ये 45 डिग्री है। अब कह रहा है कि कितने लेमडा की ये भेजी थी, ये पूछा आपसे, ठीक है, ये एक्स जो किरण आई थी इसका लेमडा है, इसका वेवलेंथ कितना है। तो दिख गया होगा आपको कि कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन इफेक्ट में हम पढ़ के आए थे कॉम्पटन शिफ्ट, या क्या पढ़ के आए थे, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट या कॉम्पटन विस्थापन पढ़ के आए थे। और कॉम्पटन विस्थापन का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपके पास फॉर्मूला होगा लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, और 1 माइनस कितना था शायद कोस फाई, यही था अपने पास। फाई हमें दे रखा है, लेमडा डैश हमें मालूम है, क्या निकालना हमें, लेमडा, ये ज्ञात करना है। एच हम जानते हैं, एम नॉट हम जानते हैं, सी हम जानते हैं। एक काम करना, इस पूरे की वैल्यू याद कर लेना, इसकी वैल्यू होती है 0.024 एंगस्ट्रॉम। इस पूरे की वैल्यू भी कितनी होती है, इन तीनों की मिला के। तो कभी भी एच की वैल्यू, एम की नॉट की वैल्यू, सी की वैल्यू रख के सोल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये डायरेक्ट ये वैल्यू रखा करो। इन तीनों की वैल्यू जब सोल्व करते हैं तो ये आती है 0.024 एंगस्ट्रॉम, या गुणा 10⁻⁻10 मीटर में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। अब इतनी बातें देखो, इसको पढ़ने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, इसको क्या दिया हुआ है, सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ मुझे। अरे आई कि नहीं आई, सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो बच्चों क्या करें इसमें। लेमडा डैश हमें दे रखा है कि प्रकीर्णन के बाद आफ्टर स्कैटरिंग फाई एंगल हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो लेमडा चाहिए। आ गया सबके समझ में क्या करना है, बस यही तो होता है न्यूमेरिकल में, कि न्यूमेरिकल को एक बार समझो बच्चों, और एक बार समझ लिया तो उसके बाद न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब इसमें सारी चीज़ें इस डायग्राम से क्लियर हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो देखो सॉल्यूशन कौन से काम करने वाले हैं, कॉम्पटन प्रकीर्णन सूत्र कह दीजिए, चाहे कॉम्पटन विस्थापन सूत्र से, कॉम्पटन विस्थापन सूत्र से, बाय कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला, बाय कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला, बाय कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूले से देखिए क्या पढ़ के आए हम, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, और ये था अपने पास 1 माइनस कितना था कॉस फाई, यही था अपने पास, यही तो बना भाई अपने पास। अब एच अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, इसको अब यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें मालूम होनी चाहिए। और इस सवाल में तो गनीमत वही वैल्यू यहाँ दे रखी है, इधर की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही दे रखी है 0.024, ये याद होनी चाहिए कम से कम एक वैल्यू। तो कई जगह नहीं भी देगा भैया, नहीं देगा तो हमें याद होनी चाहिए। तो इसी सूत्र को आज से ऐसे पढ़ने लग जाओ, इसको मैं और लगा के या लगा के ऐसे लिख सकता हूँ कि लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0.024 1 माइनस कोस फाई, और ये वैल्यू है किस में, एंगस्ट्रॉम में, तो ये हो गया एंगस्ट्रॉम। इसी फॉर्मूले को हम पढ़ने लग गए, लेमडा डैश माइनस लेमडा 0.024 1 माइनस कोस फाई, और ये कितना हो गया मेरे बच्चों, एंगस्ट्रॉम में हो गया। 10⁻⁻10 लगा लो, लेकिन क्यों लगा लें, ये एंगस्ट्रॉम में है, ये भी किस में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में रख लेंगे, क्या समस्या आ रही है। अब देखिए इस सवाल में और दिया हुआ क्या है, उन चीज़ों को लिख लेते हैं, बता देंगे यहाँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न को पढ़ेंगे, ये तो हमने समझा कि कॉम्पटन का सूत्र लिखा, अभी तक कुछ नहीं लिखा। अब प्रश्न को पढ़ेंगे तो क्या लिख दिया, प्रश्नानुसार, या अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटे, ठीक है। डेटा क्या दिया हुआ हमें दे रखा है, एक तो वैल्यू किसकी दे रखी है, लेमडा डैश की, प्रकीर्णन के बाद, प्रकीर्णन के बाद कौन सा होगा, लेमडा डैश, आफ्टर स्कैटरिंग 0.024 एंगस्ट्रॉम, ये दे रखा हमें, और एंगल कितना दे रखा फाई, तो फाई एंगल कितना दे रखा हमें 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या करें, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट,
समीकरण 1 में मान रख लो बच्चों, मान रखा तो वैल्यू किसकी है, लेमडा डैश। तो चलो एक लाइन बढ़ा देता हूँ, 0.024 एंगस्ट्रॉम माइनस लेमडा, तो ये हो गया लेमडा इज इक्वल टू 0.024 1 माइनस कोस फाई, कोस फाई का मतलब है कोस 45 डिग्री, और ये किसमें है अपने पास, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब लेमडा को उधर ले जाओ, इन सबको इधर ले आओ, तो किसका रिजल्ट आ जाएगा, लेमडा का। cos 45 आप भली भांति जानते हो 1/√2, 1/√2 होगा। तो देखो नोट कर लीजिए, इसके बाद सोल्व कर देते हैं इसको। तो नोट कर लीजिए स्टेप वाइज, इसके बाद वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखिए वैल्यू पुट कर ली, इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो क्या होगा सॉल्यूशन इसका। गणितीय विद्यार्थियों आगे तो सोल्व कर लेना चाहिए, चलो चलो फिर भी कर देता हूँ, है ना। देखो लेमडा उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो ये हो गया आपके पास लेमडा इज इक्वल टू 0.024 माइनस 0.024, ये हो गया 1 माइनस, और ये हो गया 1/√2, यही हुआ एंगस्ट्रॉम है तो लगा देंगे बाद में। लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से देखें इनमें से दोनों में से कॉमन आ गया 0.024, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस 1/√2, ठीक है। इस 1 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास लेमडा इज इक्वल टू 0.024, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो √2 बच गया एंगस्ट्रॉम में। यहाँ छोड़ सकते हो या भाग देने की आपकी अगर हिम्मत है, तो ये हो गया 1.7 के करीब जाएगा, तो करीब ये आंसर आना चाहिए इसका, देख लेना आप। लिखा बच्चों सबने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो एक एक चीज़ करवाने वाला हूँ भाई, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, थ्योरम भी करा रहा हूँ, सारे डेरिवेशन भी करा रहा हूँ, डेफिनेशन भी कराऊंगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, समझेंगे भी,
बहुत आराम से चलने वाले हैं। कोर्स अपने हाथ में है, जब चाहे तब कोर्स हो जाएगा। कोर्स की चिंता मत किया करो, है ना। भविष्य की चिंता व्यर्थ में करना बेकार है। ये है ना कि भविष्य में क्या होगा, ये चिंता करना व्यर्थ है या बेकार है। गीता में लिखा हुआ है ये। थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते लॉकडाउन में ढंग की चीज़ों का, नहीं तो लॉकडाउन में ये देख रहे थे अपन, तो समझ रहे हो ना बातों को। तो अच्छी चीज़ें देखा करो थोड़ी बहुत, जिससे थोड़ा विकास हो। अब किस चीज़ का विकास वो तो समझो आप, ठीक है। लिखे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम तथा 10 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम एंड 10 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम तथा 10 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्यों वाले आपतित फोटोनों, तरंग दैर्ध्यों वाले आपतित फोटोनों, तरंग दैर्ध्यों वाले आपतित फोटोनों, तरंग दैर्ध्य वाले आपतित फोटोनों के कॉम्पटन प्रकीर्णन के कारण, 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 के कारण तरंग दैर्ध्य के अधिकतम प्रतिशत, कॉम्पटन प्रकीर्णन के कारण तरंग दैर्ध्य के अधिकतम प्रतिशत, तरंग दैर्ध्य के अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। तो देखो क्या कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम तथा 10 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्यों वाले आपतित फोटोनों के कॉम्पटन प्रकीर्णन के कारण तरंग दैर्ध्य के अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज चेंज ऑफ वेवलेंथ, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज चेंज ऑफ वेवलेंथ, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज चेंज ऑफ वेवलेंथ इन कॉम्पटन स्कैटरिंग of photons, in Compton scattering of incidenting photons, in Compton scattering of incidenting photons of wavelengths 1 angstrom and 10 angstrom, 1 angstrom and 10 angstrom। देखो एक शब्द लिखा हुआ है कि तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ में परिवर्तन, प्रतिशत बाद में निकाल लूँगा, अधिकतम न्यूनतम भी बाद में कर लूँगा। इसका मतलब क्या है, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, तो ये लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, तो इसको कह देंगे डेल लैम्डा। कॉम्पटन का जो सूत्र हम पढ़ के आए पिछले सवाल में, इन दो शब्द का मतलब देखिए। तरंग दैर्ध्य किसकी बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ की, और वेवलेंथ में चेंज, वेवलेंथ में परिवर्तन या चेंज, परसेंटेज है, अधिकतम है, परसेंटेज हम निकालना जानते हैं, अधिकतम न्यूनतम मैं करना जानता हूँ। मैथ्स का स्टूडेंट है, कब फॉर्मूले की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी कब मिनिमाइज होगी, बिल्कुल मत, निश्चिंत रहो। सवाल को समझिए, ऐसे मत कि न्यूमेरिकल रट के गए थे हमने तो छापा मार दिया वहाँ जाके। अब होता ऐसा है कि फिर ऐसी वैल्यू वाला कोई दूसरा आता है तो उत्तर पहले का दूसरे में, दूसरे का किस में, पहले में, है ना। तो इसलिए ये नहीं करना है, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना है बच्चों। तो तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ दे रखा, और वेवलेंथ का क्या देखना आपको, चेंज या परिवर्तन। तो ये चेंज या परिवर्तन तो है वेवलेंथ का, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जो कॉम्पटन शिफ्ट का, जो हम कॉम्पटन शिफ्ट का जो फॉर्मूला सीख के आते हैं कॉम्पटन विस्थापन का, यही तो चेंज है आपके पास। तो लिखिए इस फॉर्मूले को, इसी को काम में लेना, बाकी देखते हैं बाद में आगे क्या कहता है। तो न्यूमेरिकल देख के उसको समझा करो, उसको रटने की कोशिश, न्यूमेरिकल को भी रटते हैं हम तो,
कि ये न्यूमेरिकल रट लो इसको, ये सूत्र लगना है, ये वैल्यू यहाँ रखनी है, ये वैल्यू यहाँ रखनी है। क्यों रखी, कहाँ से, किस शब्द का, कोई इन लिखी हुई बातों का तो हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं है। अरे भाई सीखो, कुछ तो सीखो, थोड़ा बहुत भी पेपर इधर उधर हिला देगा अगला तो फिर हिल जाओगे। इसीलिए सारी चीज़ें बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए सॉल्यूशन देखो इसका, कॉम्पटन विस्थापन सूत्र से, कॉम्पटन विस्थापन या प्रकीर्णन सूत्र से, कॉम्पटन विस्थापन या प्रकीर्णन सूत्र से, या कॉम्पटन बाई कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग फॉर्मूला, बाई कॉम्पटन शिफ्ट या स्कैटरिंग फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग फॉर्मूला क्या कहता है? कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग फॉर्मूला कहता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, अभी तो याद कराया था 0.024, वो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस कोस फाई, और किसके अंदर है ये, एंगस्ट्रॉम में। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.024, और लिखना चाहो तो और भी 3 पॉइंट बहुत होते हैं वैसे कैलकुलेशन में, लिखना चाहो तो 242 और आता है इसमें, लेकिन जितना याद रह जाए वो बहुत है अपने, 0.024। ठीक है, 1 माइनस कोस फाई और कितना होता है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास क्या हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, डेल लैम्डा, डेल लैम्डा कह सकते हैं इसको। अरे तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, अब एक एक शब्द को लेंगे, ये तो कर लिया, देखो 2 शब्द काम में ले लिया, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, और उसमें क्या काम में ले लिया, परिवर्तन। देखो ऐसे समझोगे ना तब कुछ भी कर सकते हो आगे, और नहीं समझोगे और ऐसे समझाने वाला एक एक शब्द का अगर मीनिंग बता दे मैथ्स में चाहे फिजिक्स में, तो मुझे बता देना, फिर वहीं पढ़ना वहीं शेयर करना सारी चीज़ें, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है ये। भाई क्वांटम फिजिक्स है ऐसे नहीं है, क्वांटम फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वांटम फिजिक्स में एक एक चीज़ प्रैक्टिकली बहुत डीप नॉलेज से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं होते। आईआईटी जेम में भी न्यूमेरिकल आते हैं, आईआईटी जेम में, एमएस एंट्रेंस में, पीएचडी में, नेट में भी न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से क्वांटम के। अब ये न्यूमेरिकल रटने रटाने से काम नहीं चलते, ये कंसेप्ट से चलते हैं, एक एक शब्द को पढ़ना पड़ता है। अब देखिए यहाँ कह रखा है कि अधिकतम, 2 शब्द तो काम में ले लिए, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, तो ये परिवर्तन इन वेवलेंथ है आपके पास। इसके पास कहता है अधिकतम या मैक्सिमम, अधिकतम या मैक्सिमम, तो ये जो परिवर्तन है ये डेल लैम्डा, ये डेल लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, ये डेल लैम्डा मैक्सिमम कब होगा मेरे बच्चों, जब कोस का जो एंगल है, कोस का जो एंगल है फाई, वो एंगल कितना हो जाए, पाई। पाई का मतलब कि यहाँ आया, यहाँ टकराया, और ये तो यहाँ गया 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, वापस आ गया, ये अधिकतम परिवर्तन हो सकता है। फाई इज इक्वल टू कितना हो सकता है, पाई। अरे फाई इज इक्वल टू कितना हो सकता है, पाई। और फाई इज इक्वल टू जब पाई हो जाएगा, या तो ऐसे समझ लो, या यहाँ देखो कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कब बन सकती है, 1 माइनस कोस की वैल्यू, इस ब्रैकेट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम बनेगी, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा होगा, समझ रहे हो बात को। तो ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कब बने भाई, देखो एक तो कोस फाई की अगर प्लस में वैल्यू लूँ तो कोई 1/2, 1 तो 1 में से घटेगी, तो कोस फाई की वैल्यू होती है पाई पे कितनी होती है, -1, और ये 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गई, 2 हो गई ना वैल्यू। तो ये सबसे अधिकतम वैल्यू है इस ब्रैकेट की, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू मैक्सिमम, तो इधर रिजल्ट मैक्सिमम, तो ये अधिकतम काम आ जाएगा अपने पास। तो हम एक लाइन लिखेंगे कि डेल लैम्डा, डेल लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, चेंज इन वेवलेंथ, मैक्सिमम कब होगा, जब फाई इज इक्वल टू कितना होगा, पाई होगा, जब फाई इज इक्वल टू कितना होगा, पाई होगा। तो लिखिए नीचे एक लाइन लिखेंगे अपन, डेल लैम्डा मैक्सिमम, या यहां भी लिख सकते हैं अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल लैम्डा या डेल लैम्डा मैक्सिमम, फाई इज इक्वल टू कितना लेके चलेंगे बच्चों, पाई। फाई इज इक्वल टू कितना होता है, पाई, क्योंकि कोस पाई कितना होता है फिर -1 होता है। अरे कोस पाई कितना होता है, -1 होता है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास अब देखिए मैक्सिमम कब आ जाएगा, यहाँ से देखो ये हो गया डेल लैम्डा इज इक्वल टू, यही तो आपके पास 0.0242, 1 माइनस कोस पाई, और ये कितना हो गया, एंगस्ट्रॉम बात हो रही है।
तो ये हो गया मैक्सिमम हो गया। क्यों हुआ मैक्सिमम? क्योंकि फाई की जगह हमने पाई लिख दिया, और पाई लिखते ही कौन सी कंडीशन आ गई? मैक्सिमम की कंडीशन आ गई। यहाँ से देखो बच्चों, ये हो गया आपके पास डेल लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये -1 2 हो गया मेरे दोस्तों, तो 0242 इंटू कितना हो गया 2 एंगस्ट्रॉम। गुणा कर लो, आप विद्वान हो। तो ये हो गया आपके पास डेल लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होगा 0.0, 2 का 4, 4 का 8 और 2 का 4, ये कितना हुआ एंगस्ट्रॉम। अभी तक देखो किन किन चीज़ों पे पहुँचे? तरंग दैर्ध्य, अभी न तो ऊपर वाला पढ़ा है मैंने अभी तक, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैंने पढ़ा तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, ये हो गया परिवर्तन। परिवर्तन कह रहा अधिकतम होना चाहिए, तो अधिकतम यहाँ से होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये इसी में हो सकता है कुछ होगा। तो ये अधिकतम हो मतलब ये ब्रैकेट की वैल्यू हाईएस्ट हो। तो अगर कोस प्लस का होगा तो हाईएस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एक में से घट जाएगा, कम हो जाएगी। तो कोस पाई है 180 पे -1 +2। अभी तक तो लेमडा मैक्सिमम आया। अब क्या करना है? किसका प्रतिशत किससे लेना है? अब पढ़ो यहाँ से सवाल को। 1 एंगस्ट्रॉम और 10 एंगस्ट्रॉम, दो सवाल है इसमें। तरंग दैर्ध्यों वाले आपतित फोटोनों के कॉम्पटन प्रकीर्णन के कारण तरंग दैर्ध्य के अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। कि कितने का आया आपके पास? अरे कितने का आया आपके पास? 1 एंगस्ट्रॉम और कितने का आया आपके पास? 10 एंगस्ट्रॉम का है। तो अधिकतम परिवर्तन चेक करना है। एक तो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन अधिकतम, तो ये रहा। इसका प्रतिशत लेना है किसके? 1 एंगस्ट्रॉम से, और किससे लेना है? 10 एंगस्ट्रॉम से। 1 एंगस्ट्रॉम और किससे लेना आपको? 10 एंगस्ट्रॉम से प्रतिशत लेना आपको। तो देखो प्रतिशत निकाले। तरंग दैर्ध्यों में अधिकतम, तरंग दैर्ध्यों में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन, अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन। बहुत आसान सवाल है, एक एक चीज पढ़ोगे तब होगा। तरंग दैर्ध्यों में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन, मैक्सिमम चेंज, मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ्स, मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ्स। लिखना चाहो तो लिख दो, मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ्स, मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ्स। ठीक है बच्चों, पहले एक का देख लो फिर दूसरे का देख लेते हैं। पहले एक का देख लेते हैं और फिर किसका देख लेते हैं? दूसरे का। तो देखो अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन, तो डेल लेमडा मैक्सिमम, और नीचे कितना होगा? लेमडा। नीचे ये तो लेमडा है आपके पास, आपतित है ना, आपतित वाले लेमडा होते हैं। और ये परिवर्तन कौन हो गया? डेल लेमडा। इसके सापेक्ष क्या देखना? इसका अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन देखना कि परिवर्तन कितना हुआ आने वाले के सापेक्ष। अरे भाई मैथ्स में सवाल पढ़ते हैं लाभ और हानि के, पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। कोई चीज़ को 100 रुपये में खरीदा, 110 रुपये में बेचा, ठीक है। तो कैसे होता है बच्चों? परिवर्तन कितने का हुआ? 10 का। 10 बटे जिसको हम मैथ्स की भाषा में लाभ या हानि कह देते, कहते नहीं कहते? तो ये परिवर्तन तो है, प्रॉफिट लॉस हो गया। किसके सापेक्ष हुआ? 100 के सापेक्ष 100, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा क्या कर लेते हैं? 100 कर लेते हैं। फिर 100 से 100 कट गया तो कह देते हैं 10% हो गया, कहते नहीं कहते? तो ये तो परिवर्तन किसके सापेक्ष कितना आया था? 1 एंगस्ट्रॉम। कितने में लाए थे? 100 रुपये में लाए थे। तो लेमडा और इनटू कितना हो गया आपके पास? 100। तो ये परसेंटेज बन जाएगा आपके पास। समझ में आ गई बात सबकी? ऐसे कंसेप्ट होते हैं हर जगह, बिना मैथ्स के जीरो हो। अब देखिए 2 केस है अपने पास, ये तो बेसिक फॉर्मूला बन गया। अब कौन कौन से केस के लिए बात कर रहा हूं? यहां से देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम के लिए, 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए, 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य जब होगा, इसका मतलब लेमडा इज इक्वल टू कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। यहां से देखो बच्चों, डेल लेमडा मैक्सिमम ये रहा 0.048, तो ये हो गया आपके पास 0.0484 अपॉन लेमडा। लेमडा कितना है? लेमडा है अपने पास 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम में है ही, तो 1 एंगस्ट्रॉम में इसको रख दो और गुणा कितना? 100। तो 100 से गुणा होगा, एंगस्ट्रॉम का तो कोई फर्क नहीं, एंगे कट जाएगा, 1 का कोई भाग लगेगा नहीं, 100 होगा तो आगे खिसक जाएगा। ये हो गया 4.84%। ये परिवर्तन हुआ। कौन से केस में हुआ? 1 एंगस्ट्रॉम वाले में। 10 एंगस्ट्रॉम वाले की बात करें, 10 एंगस्ट्रॉम
10 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम, उस स्थिति में बात कर लो क्या होगा 0.0484, ये तो निकाल ही चुके पहले एंगस्ट्रॉम, भाग किसका लगना है बच्चों 10 का, और गुणा कितना होना है 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 0.484%। ये परिवर्तन अधिकतम हुआ मैक्सिमम। यही सवाल पूछा आपसे, अरे यही पूछा है ना सवाल आपसे, तो फिर क्या करने की सोच रखी थी इन सवालों में आपने? तो 10 एंगस्ट्रॉम वाले में तो परिवर्तन होता है कम, और 1 एंगस्ट्रॉम वाले में परिवर्तन होता है ज़्यादा। तो कॉम्पटन प्रभाव में जितना परिवर्तन ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर है। तो जितना ज़्यादा परिवर्तन हो, इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ से कि 1 एंगस्ट्रॉम वाला ठीक काम करता है तरंग दैर्ध्य। तो नीचे एक लाइन लिख सकते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले आपतित फोटोन से प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो नीचे निष्कर्ष। कई बार पूछ लेता है सवाल में कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष या रिजल्ट। तो देखो 1 से तो 4.8% आया और 1 से 0.4% आ रहा है। इसका मतलब बेहतर ये ज़्यादा प्रकीर्णन करेगा। स्कैटरिंग 1 वाले से ज़्यादा हो रही है, कॉम्पटन इफेक्ट 1 वाले से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 1 कोटि वाले तरंग दैर्ध्य को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे हम। इससे बेहतर न्यूमेरिकल नहीं समझ सकते। प्रतिशत कैसे लिया वो मैंने आपको बता दिया, एक एक शब्द समझा के मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया पूरा। इससे बेहतर खुदा भी खुद उतर जाए तो भी नहीं समझा सकता। सारी चीज़ें यहीं करवाने वाला हूँ, न कोई पीडीएफ होगी, हिंदी इंग्लिश सारे सवाल लिखवा रहा हूँ। कितने एक दिन पढ़ लोगे उन पीडीएफों को देख देख के? किसी ने किताब पढ़ी क्या आज तक मोबाइल में? या तो किताब से ही पढ़ा जाएगा या नोट से लिखे हुए से पढ़ा जाएगा बच्चों। कभी भी मोबाइल की पीडीएफों से नहीं पढ़ा जाएगा। मैं तो डाल दूंगा, ये लो अपने नोट्स ही मिल जाएंगे, हर कोई दुकान पे मिल जाएंगे, फोटोकॉपी शॉप पे मिल जाएंगे, वहीं से ले लो। फिर क्यों यहाँ क्लासें ख़राब कर रहे हो? डेटा में बढ़िया मूवी देखो, बढ़िया गाने सुनो, फिल्म देखो, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, देखिए सारी चीज़ें। क्या ज़रूरत पड़ी है फिर? जब तक खुद के हाथ से बुक से भी नोट्स बनाते हैं, बुकों फिर किताब भी ले आते हैं, तो किताबों से कॉपी में क्यों लिखते हैं? अभी जब कोई चीज़ बुक ले आते हैं किसी भी चीज़ की, अपन उसमें से नोट्स बनाते हैं, उसमें अंडरलाइन करके कॉपी में लिखते हैं, उसी में कर लो अंडरलाइन, उसी को पढ़ लेना। कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, किताब ले आए बस। हम तो अब कोई समस्या ही नहीं है, किताब से भी नहीं पढ़ सकते जब तक चीज़ों को खुद के हाथ से नहीं लिखोगे। चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे डेरिवेशन हो, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है लिखोगे। एक बार नहीं, एक बार और लिख लेते। अगर 2-2 बार कोई बच्चा लिख लेता है तो वो तो परमानेंट हो गई, एग्जाम तक देखने की जरूरत नहीं उसको। तो एक बार आप देख लिया, लिख लिया, एक बार दोबारा और लिख लिया अगर कोई, तो जिसने 2-2 बार लिख लिया हो रफ में लिख लो, चाहे सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने वो सितारे लगा के लाल पेन हरा पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं दिखाना। अपने नोट्स कोई एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जमा होने नहीं जा रहे हैं, इसलिए अपने को खुद को समझना है। अपने खुद के समझने के हिसाब से कोई बात किसी को नहीं समझ में आई, प्रतिशत कैसे लिया, मैंने लाभ हानि वाला उदाहरण दिया, वो लिख सकता है। किसी को नहीं समझ में आई, छोटा सा चीज़ है ये, और भी बहुत सारी चीज़ें साइड में बताता रहता हूँ, लिख लिया करो आराम से। साइड में कॉपी में ऊपर जगह रहती है, ऐसे कॉपी बनी रहती है, यहाँ जगह आती है कॉपी में, इसमें लिख लिया करो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो बताते हैं। कौन सी एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जमा कराने हैं कि इसको अंडरलाइन कर लो, इसको बड़ा डब्बे में बंद कर लो? किसी को डब्बे में बंद नहीं करना, डब्बा अपना बंद हो जाएगा नहीं, ठीक है ना? तो चीज़ों को पढ़ो अच्छे से, कॉपी में कोई सजावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक एक चीज़ को एक बार लिख लो, दोबारा और लिख लो। और ये नोट्स पीडीएफ वाला मैं नहीं दूंगा भाई किसी को भी। कोई है, कई बच्चे आ जाते हैं जिनको मालूम नहीं है पढ़ना कैसे होता है ज़िंदगी में, ऐसे आगे सक्सेस नहीं मिलती है और पढ़ाई लिखाई कैसे होती है। उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट है, या तो वो पीडीएफ मिले वहाँ पढ़ लें, पीडीएफ से ही पढ़ना चाहते हैं फिर अगले साल मैं फिर पढ़ा दूंगा फाइनल, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगले साल तो पढ़नी पड़ेगी उनको। पीडीएफ से तो फाइनल पास होने वाली नहीं है। फिर मिल जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो भी मिल जाएंगे यहीं यूट्यूब पे, सब जगह मिल जाएंगे आपके, जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं अपन, सब जगह मिल जाएंगे आपको। तो बिल्कुल चीज़ों को लिखिए, एक बार 2-2 बार पढ़िए, जितना लिखोगे उतना ही कम है।
इसलिए पढ़ते रहिए। अब देखिए टॉपिक अपन ने कर लिए कवर, कॉम्पटन का वो क्वांटम फिजिक्स का विकास। शुरू से क्लासें लीजिए, नहीं लिए तो ले लीजिए बच्चों, लास्ट कह रहा हूँ मैं। और कृष्णिका या ब्लैक बॉडी सारी चीज़ें पढ़ ली। प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक से रेले जीन्स, वीन का नियम, वीन विस्थापन नियम, और स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, ऊर्जा वक्र, बहुत सारे डेरिवेशन पढ़ लिए वहाँ। इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों तरीके से आइंस्टीन का कार्यफलन, आइंस्टीन के कार्यफलन के न्यूमेरिकल भी कर लिए पिछली क्लास में। फिर हमने पढ़ लिया कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया कैसे था, डेरिवेशन भी पढ़ लिया, कॉम्पटन शिफ्ट, और ये न्यूमेरिकल भी पढ़ लिया कॉम्पटन की। अब यहाँ तक कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए, और सिंगल स्टूडेंट के सिंगल डाउट नहीं रहनी चाहिए। डाउट तो आती नहीं अपनी क्लास में, मेरा ये वादा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं दूसरों की बुराई नहीं करता, लेकिन अपनी बढ़ाई करने से भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि अपने में एक काबिलियत है बच्चों कि जिसमें कि किसी भी प्रकार की डाउट नहीं आएगी अपनी क्लास में। ऐसे एक एक क्लास में मैं 1000 800 बच्चे नहीं पढ़ा सकता। डाउट लिए खड़े रहें तो मैं डाउट ही बताऊंगा, फिर क्लासों में तो क्या पढ़ाऊंगा। तो बच्चे की मुझे आपकी जो भावनाएं है ना, अंदर वाली फीलिंग्स, वो मालूम रहती है मुझे कि कहाँ तक आपकी सोच है, कहाँ आपके डाउट उत्पन्न होगी। उस चीज़ को मैं पहले ही क्लियर करके चलता हूँ। अब इस प्रतिशत में डाउट थी, उदाहरण दूसरा दे दिया मैंने। एक सर ये क्या लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे, तो एक शब्द बता दिया, तरंग दैर्ध्य परिवर्तन अधिकतम, यहाँ में परिवर्तन इस लाइन में अधिकतम, और यहाँ जाके मैंने क्या किया, प्रतिशत। लिखने को तो मैं ये सबसे पहले ये फॉर्मूला भी लिख सकता था और वैल्यू टिकाई, तुरंत काम हो जाता, यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ तक जितना किया उसको चीज़ों को पढ़िए, बेहतर रिवाइज करिएगा। ऐसे कॉपी भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, मिलते हैं अगली क्लासेस में, इंतज़ार कीजिए।